हेलो एंड वेलकम टू द प्रिंट। मैं हूं इरम सिद्दीकी और आज हमारे साथ हैं भाजपा की वरिष्ठ नेता, इंदौर की सबसे लंबे वक्त तक रही महिला सांसद और ताई शब्द के प्रेम भाव से जाने जाने वाली नेता सुमित्रा महाजन जी। नमस्ते मैम, आपका द प्रिंट में बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, नमस्कार नमस्कार। मैम, पहला प्रश्न आपसे इंदौर से शुरू करेंगे। आपने इंदौर को बहुत लंबे वक्त तक रिप्रेजेंट किया है, तकरीबन 4 दशक तक। पहली बार राजनीति में हम देख रहे हैं कि कांग्रेस का सिटिंग कैंडिडेट आखिरी दिन नॉमिनेशन विड्रॉ करके कुछ घंटों में बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, तो आपका इस पे क्या व्यू है मैम? अब देखो, जो घटना हो गई सो हो गई। आपको अच्छी लगे नहीं लगे, हो गई, तो अब उसमें चर्चा करने से कोई फायदा नहीं। अब उसने क्यों ज्वाइन किया, क्या उसकी तकलीफ थी, वो ही जाने। हाँ, अगर हमें पूछो तो ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। जिस पार्टी ने आपको टिकट दिया, लड़ना चाहिए, जितना बने लड़ते। मगर अब जो भी कुछ हो गया, तो होने के बाद मैं क्या बोल सकती हूँ, हो गया भाई, जो बात है वो सामने है। मैम, इंदौर आपका गढ़ रहा है, आपने 4 दशक तक रिप्रेजेंट किया, बीजेपी का बैस्टियन माना जाता है। शंकर लालवानी जी पिछली बार भी जीते थे और इस बार भी बीजेपी के अनुसार एक जीती हुई सीट थी, परंतु कल कांग्रेस ने बड़ी रैली निकाली नोटा को प्रमोट करते हुए। एक भाव लोगों के मन में है कि राजनीति में ऐसा नहीं होना चाहिए, तो क्या आपको लगता है ये नोटा पे वोट करने का भाव बीजेपी की राजनीति पे कोई इम्पैक्ट डालेगा? देखो, अब ऐसी बात है, आपने सही बात कही। इंदौर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बन गया, कोई एक व्यक्ति ने नहीं बनाया। सालों साल से लोगों की मेहनत है। और गए समय भी आपको मालूम है, माननीय शंकर लालवानी जो हमारे कैंडिडेट आज हैं, वो गए समय भी 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीते थे, है ना। पूरे हिंदुस्तान में आई थिंक तीसरे चौथे नंबर पे वो थे। तो ऐसी इंदौर की स्थिति है। और हम तो ये कहते थे कि कोई भी लड़े कांग्रेस से, यहाँ नहीं जीत सकता। ये हमें अपने काम पे विश्वास था जी। आज भी हमारा जो कैंडिडेट है वो पुख्ता काम करता है। उसके इस पे कोई भी ऐसे दाग लगे हुए नहीं है। कोई किसी को आलोचना करना पड़े ऐसे भी कोई नहीं कर सकते हैं। तो अच्छा कैंडिडेट है। और साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी का काम जुड़ा हुआ है, इसलिए हमें तो कोई कठिनाई है नहीं। अब वो जो भी थोड़े से कांग्रेस के थोड़े लोग इकट्ठे होकर नोटा की बात करते हैं, वो बात ऐसी है, उनको विचारों को कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। तो क्या करेंगे? देखो, वो भी बहुत सारी दुविधा में होंगे कि उनका कैंडिडेट ही चला गया। ये पार्टी की बहुत बड़ी कठिन स्थिति होती है। अब ऐसे में क्या करे? तो कुछ नहीं तो नोटा कि भाई कांग्रेस का पंजा तो रहेगा नहीं ना उसमें, ईवीएम मशीन में जी। तो क्या करे? तो ऐसी बात करे। मगर ये तो ऐसा है ना कि जिसके हाथ में कुछ भी नहीं है, वो कुछ तरतराती आवाज में बोलता जाता है, तो वो स्थिति है। और लोग इसको समझ रहे हैं कि आज इंदौर में या कहीं भी नोटा करने जैसी स्थिति नहीं है। नोटा कब किया जाता है? हमको ये भी नहीं पसंद, हमको वो भी नहीं पसंद, तो नोटा। ऐसा है नहीं है जी। वो हमारे इंदौर वासियों के सामने 5 लाख से जीता हुआ व्यक्ति सामने खड़ा है। इंदौर वासियों के सामने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई अच्छे काम हैं। अब मुझे गिनाने की आवश्यकता नहीं है, पूरी दुनिया जानती है। और एक इतनी बात नहीं, आज भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख है, ये सब लोग, पूरा मंत्रिमंडल इस बात के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है कि हम हिंदुस्तान को विश्व का सरताज बनाएंगे और उस दिशा में काम कर रहे हैं जी। अब सभी प्रकार से ये अच्छे काम लोगों के सामने है, तो नोटा का सवाल ही नहीं उठता है। तो बोलने दो, बोलते समय अब उनको लगता है अपनी खींच निकाले, क्या करे, बोलते। मैम, मध्य प्रदेश की यदि हम राजनीति की बात करें तो ये पहला चुनाव है जब मुख्यमंत्री के तौर पे शिवराज सिंह चौहान जी नहीं हैं। एक बदलाव हम लोगों ने इस विधानसभा चुनाव के बाद देखा। आपको क्या लगता है, क्या ये बदलाव आवश्यक था? और दूसरा क्या एक बात सुनो। पहली बात तो शिवराज सिंह चौहान तो गए 2-3 चुनाव में
एज ए मुख्यमंत्री थे। जी उसके पहले तो कई बार स्थिति ऐसी थी कि हमारी सरकार ही नहीं थी, ऐसी स्थिति थी ना। मगर हमारा नेतृत्व था, जैसे हमारे पटवा जी जैसे नेता थे, बिल्कुल। जोशी जी जैसे नेता थे। एक बार तो उमा भारती जैसी मुख्यमंत्री, जिसको तुम क्या बोलते हो, फायर ब्रांड लीडर, फायर ब्रांड जो भी बोलते हो। तो मध्य प्रदेश में कभी नेतृत्व का सवाल तो आया ही नहीं। मध्य प्रदेश का संगठन काम करता है, जी मध्य प्रदेश का संगठन मजबूत है। हाँ, शिवराज ने अच्छे काम किए। देखो, बदलाव का क्या सवाल, जैसे मैं अच्छे काम कर रही थी मगर हमने बदल दिया ना कैंडिडेट। जी शंकर ललवानी जी आए ना, जी। कोई मैं बुरी हूँ इसलिए नहीं, सतत हो रहे हो गई ना, कितना बार कराई। जी वैसे शिवराज जी भी अच्छे ताकत से काम कर रहे थे, अच्छे मुख्यमंत्री थे। और अच्छे मुख्यमंत्री थे इसीलिए तो दोबारा सरकार बनाई 3-3 बार। जी लेकिन इस व्यक्ति का फायदा हो सकता है केंद्र में भी हो। जी उनको कोई घर में पटका नहीं है, वो केंद्र में ले जा रहे हैं। जी तो ये भी हो सकता है कि यहाँ तो भाजपा का संगठन अच्छा है, और जब संगठन मजबूत रहता है तो कोई भी व्यक्ति करेगा काम मुख्यमंत्री के नाते, दूसरा कोई करेगा, ऐसा तो नहीं होता ना। तो ऐसा कुछ ये नहीं है क्यों हटाना और क्यों नहीं, अब वो वहाँ काम करेंगे। उनके लिए उल्टा मैं कहूँ बड़ा मैदान मिल गया काम करने का, बड़ा मैदान। आज आप देखो, नितिन गडकरी जी का नाम पूरे हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी हो गया, काम के कारण हो गया। माननीय शिवराज जी ने उनके जैसा सामने रखना पड़ेगा कि देखो आज सब लोग जानते हैं, बड़े बड़े काम करे उन्होंने। ऐसे कई केंद्रीय नेता हैं, कई केंद्रीय नेता, कई केंद्रीय मंत्री हैं। आज निर्मला सीतारमन जैसी महिला, देखो वो वित्त मंत्री बनके अच्छा काम कर रही है। तो मुझे, मेरा विश्वास है शिवराज ये सामने रखेगा, क्योंकि मैं भी शिवराज को जानती हूँ कि अरे, और वो सांसद रह चुका है जी। लेकिन उस समय केवल सांसद था, हो सकता है और कुछ बने। तो उसके लिए तो बड़ा ये खोल दिया है, उसका कद छोटा नहीं करा है, वो कद बढ़ा सके इसलिए बड़ा द्वार खुल गया, ऐसा मैं मानती हूँ। ऐसा लेना चाहिए। मैम, कांग्रेस के नेता मध्य प्रदेश में ये कह रहे हैं कि इस बार वो 5 सीटों पे विजयी हो सकते हैं और अन्य कई ऐसी सीट है जहां पर वो अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है, भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में 28 सीटें जीती थी, तो इस बार का परिणाम आपको क्या लगता है, कैसा रहेगा? एक बात तो सामने वाले का वाक्य भी आपने ही बोला ना, कि जो लड़ाई लड़ने निकले हैं और जब हम युद्ध पे जाते हैं तो हम ये बोलते हैं कि मैं 5 सैनिक मार के वापस आ जाऊंगा। ऐसा नहीं होता। अरे, संपूर्ण युद्ध जीता है भारतीय जनता पार्टी जब निकली है, वो इसीलिए हम बोलते हैं 400 पार क्या रखा है यहाँ पे, सब जीतेंगे। मध्य प्रदेश में हम बोलते हैं हम सब जीतेंगे, हमारी ताकत है, हमारा प्रयास है। जब युद्ध पे, अब ये युद्ध पे निकलते समय ही बोल रहे 5 जीतेंगे, बाकी पे हम अच्छी ताकत ये करेंगे लड़ाई, तो इसका ही परिणाम है इंदौर में ये हो गया जी। तो ऐसे में हमने क्या जवाब देना? हम तो सभी सीटें जीतने के लिए ताकत से लगे हुए हैं। मैम, अभी आपने मेंशन किया 400 पार का नारा। जब प्रधानमंत्री जी ने ये 400 पार का नारा दिया, विपक्ष ने इसको इस तरीके से पुटअप किया कि अगर इस तरीके की मेजॉरिटी बीजेपी को मिलेगी तो वो संविधान बदल देंगे, और ये कई लोगों में एक नेगेटिव परसेप्शन इसने क्रिएट किया। तो क्या आपको लगता है ये एज अ पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है? मैंने देखा है जीवन में और इस दुनिया में, ऐसे 2 प्रकार के लोग हमेशा रहते हैं। एक आध व्यक्ति सदैव निगेटिव, तो निगेटिव ही जिंदगी जीता है। वो अच्छी बात को भी कभी पॉजिटिव लेने में कठिनाई उसको महसूस होती है। कोई अच्छा फूल खिलाए, अरे हाँ मगर सुगंध कम है, ऐसा कुछ तो भी निगेटिव आएगी। तो मेरा इतना ही कहना है, हिंदुस्तान का संविधान जिन लोगों ने बनाया है, अध्यक्षता भले ही बाबा साहेब अम्बेडकर जी की थी, बाबा साहेब अम्बेडकर जी के साथ बाकी कई ऐसे उस समय के स्टॉलवर्ट लीडर थे, और सबने मिलके बहुत मेहनत करके, बहुत चर्चा करके ये संविधान बनाया है। हाँ, इसमें संशोधन हो सकते हैं,
संशोधन तो कई हुए, 100-125 संशोधन अभी तक हो चुके ना। तो परिस्थितियां जैसे बदलती है देश में, तो वैसा कोई संशोधन करना पड़ता है। तो संशोधन हो सकते हैं, संविधान बदलेंगे कैसे? एक बात बताओ, एक बार तो उल्टी मैं तो कहूँ कोशिश हो गई कि संविधान के प्रियम्बल में ही संशोधन किए करे थे ना जी। वो तो प्रियम्बल क्या बदलने की जरूरत थी, बदलने जैसा हो गया। 4 लाइन का तो प्रियम्बल था, उसमें संशोधन किए। तो अब उन लोगों को कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है। संशोधन हो सकते और संशोधन अगर देश की भलाई के लिए है, जैसे धारा 370 हटाइए, जैसे वो तुम्हारा इसका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू हो गया, आवश्यक थे, और भी कई काम ऐसे हो जाएंगे। तो संशोधन, और संशोधन के लिए अगर बोलते पूर्ण बहुमत, तो उसमें क्या, मगर इससे भी आगे जाके मैं कहूंगी जो 400 पार का नारा दिया है, काम के आधार पर दिया है कि हमने काम किया है। और अगर हमने काम किया है, हम मेहनत कर रहे हैं 10 सालों से, तो हम अगर मेहनत कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं फर्स्ट क्लास फर्स्ट आए, आ जाएंगे हम, तो मिलेगा हमें। ये कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ रहे हैं ना, बात कॉन्फिडेंस की है। जैसा आपने कहा यहाँ मध्य प्रदेश में हम तो 5 तो जी, अरे ऐसा कोई बोल सकता है? ये इसके लिए लड़ाई लड़ते हैं क्या? नहीं, हम पूरी जीत के लिए कर रहे हैं, इसलिए है वो कॉन्फिडेंस के साथ, और काम किया है इसलिए बोल रहे हैं, यूं नहीं बोल रहे। मैम, बीजेपी ने शुरुआत की अब की बार 400 पार के नारे के साथ, परंतु जैसे जैसे फेजेस आगे बढ़े, हमने प्रधानमंत्री के स्पीचेस में बदलाव देखा। उन्होंने एक हाल ही के दिनों में एक बहुत ही ज़्यादा एंटी माइनॉरिटी, एंटी मुस्लिम पिच उन्होंने की है। फिर अभी उन्होंने अडानी अंबानी को अटैक किया, इससे पहले घुसपैठिया कहा था एक सर्टेन कम्युनिटी को। आप इसको कैसे देखती हैं? देखो, चुनाव है, आप पूरे हिंदुस्तान को जानते, इतना बड़ा देश है, उसमें कई प्रादेशिक समस्या है। ये कोई ऐसी बात नहीं है, एक राष्ट्र तो है, मगर ये राष्ट्र इतना बड़ा है, राष्ट्र की सीमाएं कई देशों से लगी हुई है, उसके कारण वहाँ की एक परिस्थिति कुछ अलग हो गई है। ऐसे कई प्रदेश है, मैं उदाहरण देके भी बता सकती हूँ कि जैसे हम बोलते केरला, उसका सागर किनारा किसको लगा हुआ है, उसके कारण आसपास के किसका वहाँ पर परिणाम होता है, क्या होता है, कई सारी चीजें हैं। तो हर प्रदेश की भी स्थिति अलग है। प्रदेश के कई बार ऐसे नेतृत्व जो भी कुछ बोलते हैं, आघात करते हैं, तो चुनाव में उसके उत्तर देना, जैसे अभी सनातन धर्म पे ही आघात, क्यों? भारत में रहते हुए सनातन धर्म पे क्यों आघात करोगे? वो कोई चुनावी मुद्दा हो नहीं सकता है। लेकिन कोई बोलता है तो उत्तर देना जरूरी हो जाता है। तो इसलिए जो काम किए हैं वो तो सामने रखे ही है, मगर इसके सिवा अगर कोई कुछ दूसरी बात बोलते हैं तो उसका उत्तर तो देना पड़ेगा ना। तो वो प्रधानमंत्री हो या प्रमुख नेता हो, अमित शाह हो या गडकरी जी हो या राजनाथ सिंह जी हो, ऐसे अलग अलग जो लोग हैं वो अलग अलग जगह पे जाते हैं और उसका उत्तर नहीं देंगे तो कैसे चलेगा? देना पड़ेगा। इसलिए वो कोई मुद्दे बदलाव नहीं है, पहले का मुद्दा छोड़ा नहीं है जी। तो इसलिए मेरा कहना है कि मुद्दे लगता है बदल गए, मगर वहाँ जहाँ वो प्रधानमंत्री जाते हैं वहाँ की प्रादेशिक स्थिति, वहाँ उस समय किसी ने कुछ बोला हो, उसका उत्तर होता है, मुद्दे नहीं बदले। मैम, राहुल गांधी को आपने एक वक्त उनके पार्लियामेंट में उनके विंक करने के ऊपर खूब डांट लगाई थी उनके बिहेवियर पे। पिछले कुछ वर्षों में आप एज अ पॉलिटिशियन, इस बार तीसरी बार है कांग्रेस उनकी अध्यक्षता में चुनाव लोकसभा का लड़ने जा रही है। उन्होंने लोकसभा के पहले और इससे पहले विधानसभा के पहले भारत जोड़ो और अब न्याय यात्रा की। एज अ पॉलिटिशियन आप उनका ग्रोथ कैसे देखती हैं? मैं इतना ही कहूँगी उस लड़के को, मेरे लिए तो बच्चा ही है, कि पहले ज़रूर मैंने पार्लियामेंट में भी उनका ये देखा था, तो तब भी मैं कहती थी कि थोड़ा और स्टडी करना चाहिए, स्टडी करके बोला करो। ये मैंने अब मुझे लगा था कि देखो
कोई भी पूरे देश की यात्रा करता है, क्योंकि मेरे सामने तो बहुत बड़े बड़े उदाहरण हैं। जैसे हम बोलते वहाँ विवेकानंद जी ने पूरे देश की पद यात्रा करी, प्रभु रामचंद्र जी यात्रा पे निकले, और भी कई सारे लोग हैं। विनोबा भावे ने भूदान यात्रा निकाली। तो ये देश देखने भी निकले, मेरी देश की स्थिति क्या है, यात्रा क्यों करना, तो उसके कोई उद्देश्य। एक तो देश में जागृति, जैसे माननीय अडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली, पूरे देश में एक जागृति करने के लिए वो यात्रा थी। दूसरी बात कि मेरे देश की स्थिति क्या है। कल अगर मुझे देश की राजनीति करना है तो मैं पूरे देश को देखूं तो सही, ये भी बात हो सकती है। और अगर देश को जानने के लिए माननीय राहुल गांधी जी ने अगर ये पद यात्रा जो भी कुछ यात्रा बोल रहे की है, और उन्होंने देश को देखा समझा और उसके अनुसार प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका नेता की वो निभाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि प्रजातंत्र में ये भी आवश्यक है। तो प्रजातंत्र में प्रमुख विपक्षी दल या विपक्षी नेता भी ताकतवर होना आवश्यक है। इसके पहले भी आपने देखा हो कि हम 2 ही थे विधानसभा लोकसभा में, या हमारे थोड़े ही लोग थे, मगर अटल जी जैसा प्रखर नेता कि उस समय के प्रधानमंत्री को भी उनको तारीफ करना पड़ी कि नहीं इस लड़के में कुछ है, ऐसा होता। तो वास्तव में राहुल जी ने ये उदाहरण सामने रखना चाहिए अभी कि अगर तुम सही माने में हिंदुस्तान को समझ करके जान करके अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाना अगर वो चाहेंगे तो मुझे अत्यंत आनंद होगा। परंतु आपको लगता है अभी उसमें एक लंबा रास्ता बाकी है उनके लिए तय करना? ये हर एक ने अपना सोचना है। देखो अब वो कोई 15-16 साल के बच्चे नहीं है, देखा जाए तो थोड़े उम्र के हिसाब से आई थिंक 40 क्रॉस तो कर दिया उन्होंने, है ना। तो वास्तव में तो एक अच्छे गृहस्थ जैसे वो हो गए, गृहस्थाश्रमी नहीं मैं बोल रही हूँ, गृहस्थ जिसको बोलते हैं, अब वो वैसे युवा से थोड़े ऊपर आ गए। तो ये उन्होंने सोचना चाहिए, मैंने यात्रा निकाली उसका क्या फायदा, मैंने देश को देखा वास्तव में क्या स्थिति, अब मेरी क्या आगे की योजना होना चाहिए। अभी मेरे नहीं समझ में आता, वो वही पुरानी बात करते जो तो नष्ट हो चुकी। जो उन्होंने कहा ना कि एक प्रकार से सबको हिस्सा ठीक मिलना चाहिए, नहीं ऐसा मिलना चाहिए, कि ये एक प्रकार के कम्युनिस्टों की विचारधारा कही, वो तो कब के खत्म हो गए हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान ऐसा नहीं, हिंदुस्तान सबको सब कुछ देने की बात करता है। हिंदुस्तान में वो बात है, समानता की बात की जाती है, मगर मेहनत के आधार पर सबको मेहनत करके भी समान ये मिलेगा, मौका मिलेगा। आप मेहनत करो, फिर आपको जीने का अधिकार है, ऐसी स्थिति हम निर्मित करेंगे, ऐसी इस प्रकार की बात होती है। अब ये सब चीज़ें वो समझे तो बहुत अच्छा लगेगा, प्रजातंत्र अच्छे तरीके से चलेगा। मैम, हमने देखा है कि विधानसभा चुनाव के बाद एक अग्रेसिवली बीजेपी ने मध्य प्रदेश में हर वर्ग के लोगों को अपने पार्टी में शामिल किया, परंतु उसी के साथ साथ विपक्ष के कई सारे नेता छोड़ के भाजपा में ज्वाइन हुए। तो आप और कई कॉन्वर्जेशंस में कई बीजेपी नेता इस चीज़ की मुखालफत भी करते हैं, आप उनसे बात करेंगे तो एक रिजेंटमेंट भी है लोगों को, ऐसा लगता है कि एक पार्टी जिसके हम कमिटेड वर्कर हैं शायद आज हमारे लिए उसमें जगह ना बचे। देखो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा कुछ कहता हो। हाँ, ये चुनाव की दृष्टि से कुछ होता है तो उसको हम नहीं लेकिन कोई भारतीय जनता पार्टी के अच्छे काम देख के भाजपा के साथ आ जाता तो हमें तो बढ़ाना ही है ना जी। अब पहले से जो आज हमारे भारतीय जनता पार्टी जो बढ़ी, पहले तो हम छोटे थे ना जी। हमारे कार्यकर्ता 10 कार्यकर्ता मिले तो हमको लगता वाह बहुत काम जी। हम पहले महंगाई की ये निकालते थे। मुझे याद है मैं महिला मोर्चा की इंदौर की अध्यक्ष थी जी। उसके बाहर नहीं गई थी जी। मैंने शुरुआत थी। तो अब जब महंगाई के खिलाफ महिलाओं का मोर्चा निकालते थे, 300-400 महिलाएं आई तो हमें लगता था बहुत महिलाएं आ गई, हमारा मोर्चा सफल हो गया जी। अब स्थिति बदलती चली गई, अब तो हजारों निकलेंगे जी। तो ये होना ही चाहिए, पार्टी बढ़ना ही चाहिए, सब तबके के लोग पार्टी में शामिल हो, ये तो अपना प्रयास रहता है।
संगठन प्रयास करता है कि मेरी पार्टी सब तक पहुंचे। ऐसा नहीं है कि कुछ ही लोगों में सम्मिलित रहे तो क्या फायदा। जी हमें कोई ऐसे अपनी कुपमंडूक बन के थोड़ी रहना है। जी अरे हमें तो सागर में तैरने जाना है, तो उतनी ताकत होना ही चाहिए। जी और सवाल केवल तब आता है कि कुछ स्वार्थ के लिए लोग उस समय तक जुड़ जाते हैं और नहीं स्वार्थ से, मगर अगर चौथे सिद्ध नहीं हुआ तो चले भी जाते हैं। जी, बिल्कुल। मैंने, मेरा तो ये अनुभव है जी मैं तो कार्यकर्ता हूँ, चिंता मत कर, अगर वो केवल स्वार्थ से जुड़ा है चला भी जाएगा, फिर तो अपन ही है ना, इस इससे काम करता ही रहना। मैम मेरा लास्ट प्रश्न ये है कि चुनाव के बीच में इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने एक वर्किंग पेपर रिलीज किया जिसमें ये बोला गया कि काहे का? इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने एक वर्किंग पेपर रिलीज किया जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदुओं की संख्या 2015 तक 7.5% घटी है और वहीं मुस्लिम्स की जो जनसंख्या है वो 43% इंक्रीज हुई है। तो आपको नहीं लगता चुनाव के बीच में एक ऐसी तरीके की रिपोर्ट का उजागर होना एक सेंटिमेंट नहीं, इंसाइट रिपोर्ट वो कोई गुप्त रिपोर्ट थोड़ी होगी। एक वर्किंग पेपर? देखो एक बात सुनो, गुप्त होना एक बात अलग है, और कोई रिपोर्ट आ गई किसी की, कई सारे लोग संशोधन करते रहते, उसमें ये रिपोर्ट आई और ये पहले भी आ चुकी है सही में देखा जाए तो, कि धीरे धीरे, क्योंकि हिंदू लोग अब उसके देखो अलग अलग मायने हैं कि ज्यादातर हम लोग वो क्या बोलते नियमन करते हैं, है ना, कोई नहीं करते, कि कोई 2 बीबियां 3 पत्नी करते, 3 करे, वट एवर इट इज, और मगर उनकी गरीबी भी ज्यादा है, कई सारी चीजें हैं। और ये तो पहले भी बोला जा चुका है कि परसेंटेज बढ़ रहा है, यानी वो आज वास्तव में वो मेजॉरिटी माइनॉरिटी कहने लायक तो रह नहीं है, इतनी कुछ करोड़ उनकी, ये आज से, इसके पहले भी हो चुकी है बात, तो उसमें क्या है, बोलने में हर्ज क्या है कि ये हो रहा है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ पार्टियां ऐसी है, वो उनके ही कल्याण की बात सोचती है कि अरे सबसे ज्यादा उनको मिलना चाहिए, सबसे ज्यादा जातिगत आधार पे मिलना चाहिए। तो ऐसे थोड़ी होता है। और जाति जाति में भी, जैसे माइनॉरिटी में भी कई लोग करोड़पति है, तो उनकी संपत्ति सब माइनॉरिटी में बांटना चाहिए क्या? वो समझ में नहीं आता, कुछ भी बात करते। मगर ये जो आप रिपोर्ट बोल रहे हैं, ये रिपोर्ट्स ऐसी आती रहती है, ये कोई गोपनीय रिपोर्ट सरकारी मुझे नहीं लगता कोई बोली गई, और इसके पहले भी ये बातें हो चुकी है कि ऐसा हो रहा है, तो उसमें बोलने में क्या फायदा, का क्या हर्ज है? फायदा नहीं है, फायदा तो जो होगा नहीं होगा, मगर बोलने में क्या हर्ज है, बोल सकते हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं है। मैम लास्ट प्रश्न, आपको मोहन यादव जी की अध्यक्षता अभी तक प्रदेश में उनकी सरकार कैसी लगी है, और अगर आप उनको एक एडवाइस देना चाहेंगी तो वो क्या होगा? पहली बात तो मैं किसी के एडवाइजर नहीं हूँ, माफ करना, और इसलिए फुकट के फालतू घर में बैठी इसलिए मैं एडवाइस दूँ, ये मैं नहीं होता। मेरा एक स्वभाव है कि कुछ काम ऐसा लगा कि ये ठीक नहीं हो रहा है तो मैं जाके डायरेक्ट हमारे लोगों को बोलती हूँ भैया ये ठीक नहीं, ये मेरा स्वभाव है। और वो भी मैं पेपर के जरिए नहीं बोलती, जैसे आपके जरिए सलाह को क्यों दूं, वो ना दो, मेरे छोटे भाई जैसे हैं। अगर मुझे कल कुछ लगे तो ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, अरे मैं खुद जाऊंगी, उनको खुद को बुलाऊंगी, बात करूंगी, उसमें क्या है, आपके थ्रू क्यों मैं सलाह दूं, मैं जा करके बता सकती हूँ, बताऊंगी। दूसरी बात ऐसी है, अभी अभी तो वो मुख्यमंत्री बने और ये चुनाव आ गया, तो अभी एडमिनिस्ट्रेशन संभालने में उनको समय तो लगेगा ना जी। वैसे वो मंत्री रह चुके हैं, उनका अनुभव है राजनीति का भी, संभालेंगे। और अगर संभालने में उनको कोई दिक्कत होती है तो हम क्यों हैं, हम तो बैठे हैं ना, जाएंगे, आधार दे देंगे, उनका हाथ पकड़ेंगे कि नहीं बेटा ऐसा नहीं ऐसा चलो, ये हमारा फर्ज है। ये कोई हम बड़े बुद्धिमान हैं इसलिए नहीं जाएंगे, ये हमारा फर्ज है, मेरी पार्टी की सरकार है, अच्छे काम करना चाहिए तो जाके बताना है, कर दूंगी। परफेक्ट, थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना लंबे हमें समय दिया, आपकी तबीयत ठीक नहीं होने के बावजूद आपने इतना समय दिया। हो जाती है रे ठीक,
अच्छी बातें करो तो तबीयत ठीक हो जाती है, चलता है। थैंक यू सो मच मैम।